डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कंडीशंस, और जिसके अंदर हमने रहते हुए अपने जो है कोड को उस हिसाब से कंडीशन बाय कंडीशन चलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो डिस्कशन होगी वो स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस के अंदर जो कोडिंग, एक्चुअली दैट वाज स्ट्रक्चर। तो आप जो कोड लिखते थे पैरेंथेसिस वगैरह के अंदर, और उन सारी चीज़ों को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं कोड का। तो उसको किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और स्पेशली सी प्लस प्लस, तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड PHY 604 MSc Physics 4th semester Spring 2021. So in the last lecture we have talked about the introduction of C++, features of C++, programming in C++, कि हम ये C++ क्यों सीख रहे हैं, राइटिंग द प्रोग्राम इन C++, एडिटर्स, फिर easiest approach to learn C++, हमने इसके अंदर ऐप की बात की थी, और एक W3 स्कूल के नाम से वेबसाइट की, इसके ऊपर बात की हमने। एंड देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसे हम लिखते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। फिर है कि आप किस तरह से प्रोग्राम की आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसके डाटा टाइप को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, इसी तरह से प्रोग्राम फॉर द बेसिक कैलकुलेटर्स, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, और जो है फिर प्रोग्राम फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन थी। तो आइए इन्हीं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ लेक्चर्स के अंदर, जिस तरह हमने फुल साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसका प्रोग्राम मैंने आपको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखाया था, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जो हमने नहीं पढ़ी हुई थी, और आज उन्हीं चीज़ों के में से सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो है जिसका कंसर्न होगा या तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से। तो कंट्रोल से क्या मुराद है उसके बाद भी बात करेंगे, और इसको हमने पहले भी पढ़ रहे थे, इसके जो चेंजेस हैं हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि कितनी तरह के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो हो सकते हैं, और फिर जो है वी विल टॉक अबाउट दैट कि हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल, या जिसे हम सीक्वेंस के कंट्रोल का नाम देते हैं, और ये सीक्वेंशियल जो है स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम हर चीज़ को सीक्वेंस के हिसाब से देखते हैं या ऑर्डर के हिसाब से होता है। आफ्टर दैट द सेकंड इज द कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कंडीशंस के हिसाब से लेके चीज़ों को चलेंगे। एंड द थर्ड वन इज द इटरेटिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम इनको इटरेशन के हिसाब से लेके चलते हैं। इटरेशन से मुराद बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना है, और ये रेपिटेशन के तौर पे, या फिर क्या है, साइक्लिक, या फिर यू कैन से दी लूप स्ट्रक्चर्स यू कैन से। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। फिर देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट दी रिलेशनल ऑपरेशन या ऑपरेटर्स के, वो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स जो आपके लिए कंडीशन या इटरेशन या फिर आपके पास किसी खास कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए, अ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन used to control the flow of execution in a program is called the control structure। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपने प्रोग्राम में लिखी है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, used to control the flow of execution, और प्रोग्राम के जो चलने के अंदर अमल दरामद करवाने में अपना किरदार अदा करती है, इसको कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की जो स्टेटमेंट या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम की, हम उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो टाइप्स के हवाले से देखा जाए, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशनल फ्लो, as you can see here। So the first one is the sequential structure, second is the conditional structure, and the third one is the iterative structure। So सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि sequential structure किसको कहा जाता है। सीक्वेंशियल का लफ्ज़ जो है वो सीक्वेंस से निकला है, और इट्स बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरतीब या रबत का नाम है। सो द सीक्वेंस स्ट्रक्चर डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर
and in order to list the program. So as you can see here, this is the sequential control structure. As you can see कि आपने जो पहला एक्शन या पहली जो वर्डिंग आप लिखते थे प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होती है, आफ्टर दैट फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट, एंड इस तरह से हमने जो है ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो किया था। अगर आप गौर करें तो अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए थे वो लाइन बाय लाइन चलते थे। यू कैन से कि उसके अंदर एक सीक्वेंस फॉलो होता था। अगर आप को याद हो तो हमने बहुत सारे जितने भी अभी तक प्रोग्राम बनाए हैं सी प्लस प्लस के, उसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप था। मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी दो नंबर्स की एवरेज भी करनी थी तो आप कहते थे सिस्टम को कि सिस्टम वैल्यू दे, तो आप पहले ए वैल्यू देते थे, फिर बी वैल्यू देते थे, और उनका जो प्रोडक्ट होता था वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता था। तो इसमें आपने क्या किया, एक तरतीब को फॉलो किया है, और उस तरतीब के मुताबिक जो है आपने इसको अमल करवाया है। तो एक्चुअली दिस इज द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जिसको अभी तक हमने पढ़ा था और इसके ऊपर हमने काम किया। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्शन के बाद ही दूसरा एक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे एक्शन से पहले पहला तीसरा एक्शन हो जाए, या फिर आपके पास फर्स्ट एक्शन से पहले थर्ड हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्या देती हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करती हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसी चीज़ को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा था कि किस तरह से आप जो है वो कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री कर सकते हैं। और आप क्या करते थे कि एंटर एनी वैल्यू इन रेडियन, शो द वैल्यू ऑफ डिग्री। अगर देखें तो जो फर्स्ट सीक्वेंस था या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो आपने देनी थी, जिसके नतीजे के अंदर कंप्यूटर ने आपको सेकंड सीक्वेंस या एक्शन परफॉर्म करके देना था। तो इसीलिए हम इनके स्ट्रक्चर के अंदर यही काम करते थे कि आपने एज इट इज़ उनको डिफाइन कर दिया, और आपने यूज़र से वैल्यू मांगी और यूज़र ने आपको वैल्यू दी, और जैसे ही यूज़र वैल्यू देता था तो आप उसको उसकी आउटपुट निकाल के दे देते थे। एक्चुअली दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। और हमने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर या कोडिंग की है वो एक बेसिक लेवल की थी, और उसके अंदर हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। सिमिलरली वी गो फॉर दी कन्वर्जन के अलावा हमने अपनी एप्लीकेशंस को रन करने के हिसाब से देखा था, तो उसके मुताबिक भी आपने जो है वो फाइंड सोल्यूशन के हिसाब से बात की। सो वी हैव हियर दैट कि आपने किसी भी इक्वेशन है या कोई फंक्शन है तो उसको आप पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक कर सकते थे, और आपने इसके लिए भी एक प्रोग्राम फाइंड रन किया, और उसके मुताबिक आपने इसको डिफाइन करके यूजर से वैल्यू ली, और उसके बाद उसने एज आउटपुट के तौर पे वैल्यू दे दी। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि वी आर फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, और ये आपका जो कोड है या प्रोग्राम है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के नतीजे के अंदर आपको एक सीक्वेंस के थ्रू जी वैल्यू दे रहा है। इफ यू आर एंटरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स देन इट गिव यू द आउटपुट, otherwise there will be the no output. So similarly, these basically structures are known as the sequential structure जो अभी तक हमने पढ़े हैं। और similarly we have some other functions जिस तरह के आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इन functions की वैल्यू को भी exactly उसी तरतीब और उसी मैनर के अंदर प्रेजेंट किया गया था जिसके अंदर हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे। So now the situation is little bit different because आप सब लोग जानते हैं कि mathematics is not so much simple as we have learned in the previous lectures. तो आपके लिए ये जो है सिंपल हमेशा सिर्फ एक सिंगल लाइन का फंक्शन नहीं होगा, बट वी हैव मैनी डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके अंदर आपको डबल लिमिट दे दी जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास है x minus 1, and you can say we have a total function f of x, एक f of x फंक्शन है, और इट बिलोंग्स टू 1/x, और ये एक 1/x के हिसाब से फॉलो करता है, और इसकी वैल्यू जो है इट इज 1/x, और यू कैन से द वैल्यू इज हियर दी x माइनस 1, और एक फंक्शन है जो कि 1/x माइनस 1 है। सो और एक फंक्शन है जिसके दो हिस्से हैं और ये x के इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। एंड सेकेंडली
ये x उस वैल्यूज के लिए है जो कि ग्रेटर देन 0 हो। so this function has two, you can say, the domains, और उसके मुताबिक इसकी रेंज होगी। और सिमिलरली, और ये जो x की वैल्यू है ये तब फॉलो करेगी जब when x is less than 0 है। सो इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आपके लिए ये जो सोल्यूशन है सीक्वेंस अप्रोच से करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट which part of the function is has to be executed, either this one or either this one। कि आपने फंक्शन को बताना है, क्योंकि यूजर ने तो वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है, तो आपने फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये फैसिलिटी ऐड करनी है कि यूजर जो भी वैल्यू दे और उस वैल्यू को कंपेयर करके प्रोग्राम या कोड जो है इस काबिल हो कि उसके कंपैरिजन के बाद डिसाइड करे कि मैंने किस फंक्शन के किस हिस्से को चलाना है और किस हिस्से को नहीं चलाना। तो इस तरह की सिचुएशन से डील करने के तरीकेकार को हम क्या कहते हैं कि दिस इज बेसिकली दी कंडीशनल स्ट्रक्चर और कंडीशनल अप्रोच, जिसके अंदर आप कोई कंडीशन पुट कर देते हैं और उस कंडीशन के मुताबिक सिस्टम जो है आपकी वैल्यूज को लेता है और उसके मुताबिक उसको चलाने की कोशिश करेगा। सो उस हवाले से हम जो है इनको किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग है। सो एज यू कैन सी है, इन्हीं सिचुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव द कंडीशनल स्ट्रक्चर। सो एज यू कैन सी कि आपके पास वी हैव रिच सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट enable computer to decide which block of code to be executed based upon the some conditional choices। So the decision making statement is also referred as a selection statement। So as you can see here in this example, f of x को आपने जो वैल्यू देनी है उस वैल्यू को लेने के बाद सिस्टम विल डिसाइड दैट कि मैंने इस स्टेटमेंट के मुताबिक किस पार्ट को एग्जीक्यूट करना। आइदर आई हैव टू एग्जीक्यूट this part or this part, it depends upon the value of x। if you are putting the value of x as a -2 तो ये क्या चलेगा, x की वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाएगा। इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ +2 देन ये आपके पास क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी डिसीजन मेकिंग। और इसके लिए जो है हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं और इट हैज द जनरल एक्सप्रेशन एंड बेस्ड अपॉन दी जनरली तौर पे बेसिक बाइनरी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाइनरी कंडीशंस के हिसाब से वी हैव अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन। if the value of any function is greater than or less than the particular condition, तो एक जगह के लिए वो ट्रू होगी और दूसरे के लिए वो फॉल्स होगी। तो इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं पुरानी एग्जांपल को ही यहाँ पे पुट अप करूँ, तो if I am executing the f of x, तो आपकी जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि f of x जो है वो उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। दिस इज द x here and this is the 1/1, you can say the x minus 1। तो दिस इज द x minus 1 है। तो अब आपने जो वैल्यू यहाँ पे सिस्टम ने दी है x की, ये उसके मुताबिक चलाएगा। so this condition is for the x is 0 less than 0 and this condition was the for the x is greater than 0 but not equal to 1। so if you are putting the value of x is equal to 2, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। एज यू कैन सी हियर इजीली दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो ये आपके पास कंडीशन जो है वो कोड फ्लो करेगा, दिस विल बी द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगी, इट विल बी टेकन एज अ फॉल्स बिकॉज ये हिस्सा कोड काम नहीं करेगा एंड यू विल गेट ओनली द दिस वैल्यू है। और यहाँ से आपके पास एग्जीक्यूशन होने के बाद यू विल हैव द आंसर, और ये जो आपका आंसर होगा दिस विल बी टेकन एज अ 1। तो दिस विल बी योर आउटपुट। और इस तरह से आपके ये सिस्टम जो है वो काम कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी हैव अ बाइनरी कंडीशन सिस्टम, और इसके लिए हम ग्रेटर दैन इक्वल टू और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ट्रू और फॉल्स की एग्जांपल्स को यूज करते हैं। सो द आउटकम ऑफ द टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या है जी, या कंडीशन हैव टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज ये इसके मुताबिक लेके चल सकते हैं।
However, अगर आप देखें तो ये ऑब्वियसली एक बहुत जामिया कंडीशन नहीं है जिसके ऊपर हम अभी भी बात कर रहे हैं। सो बीइंग अ इनिशियल स्टेज, तो हम इसको एज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर के तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, आइए देखें। जनरली तौर पे सी प्लस प्लस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आमतौर पर दो तरीकों से हल की जाती हैं। जनरली तौर पे कुछ लोग जो है इसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं, और एक कंपैरिजन जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट्स के नाम से होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज क्वाइट डिफरेंट। इफ यू हैव द कंपैरिजन अमंग द टू थिंग्स, तो आप इफ एल्स और इफ के हिसाब से चल सकते हैं, और नेस्टेड इफ के हिसाब से। अदरवाइज यू हैव टू टेक एट दैट कि आपके पास अगर मल्टीपल फंक्शंस हो तो आप फिर उनके स्विच भी कर सकते हैं, और उसे इसके लिए फिर आपके पास जो है वो स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। आप मुकम्मल तौर पे एक जिस तरह कोड के वैराइटीज़ डेवलप की जा सकती हैं, इसी तरह से आप मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ों को स्विच कर सकते हैं, और गो टू स्टेटमेंट्स वगैरह भी यूज़ की जा सकती हैं, और वो डायरेक्टली आपको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। जनरली तौर पे हम जो अपने बेसिक जो लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे वो होती है इफ स्टेटमेंट्स, और या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, या फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और यू कैन से द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, और यू कैन से कंपाउंड स्टेटमेंट्स। और वो किस तरह से काम करती हैं, आइए सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसी की एग्जांपल को अगर समझना हो तो हम इसको यूं बोल सकते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन f of x will be equal to this one, और if x is less than 0 then x will be equal to this one। तो आप देख सकते हैं कि this was the execution of the if statement। however if आपके पास जो एग्जीक्यूशन है, अगर उसी के अंदर हम इक्वालिटी और इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करें, तो यू कैन से है कि वी हैव हियर एल्स स्टेटमेंट है, और उसके मुताबिक हम एक कंडीशन के बाद अगर ये नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियस है ये सेकेंडली ट्रू होगा। तो ये इस हिसाब से भी इसको दिया जा सकता है। इफ़ यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशंस, तो फिर आप इसको नेस्टेड इफ या फिर इफ एल्स इफ के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर वैरायटी। तो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर सच एग्जांपल्स जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो द थर्ड वन इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है दी इटरेटिव स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सो देर आर मैनी थ्री टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, while loop, and similarly you can say the do while loop, and the second is the for loop structure। so, इसको समझने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ये एक्स इस तरह से लूप स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद दैट कि आपने किसी दो नंबर्स को ऐड करना है, तो यू लास्ट टाइम डू द सेम थिंग, कि आपको कहा गया था कि दो कोई नंबर ऐड करें और उनकी जो है वैल्यू आ जाए। दैट वाज द कंडीशन। तो आपने अपनी मर्जी से किसी भी दो नंबर्स के कोड बनाए थे, और आपने अपनी मर्जी से इसकी इनपुट की, और यू गॉट द समेशन ऑफ दैट, और आपने इन दो इंटीजर्स को ऐड करके अपनी स्क्रीन पे प्रिंट किया था। बट however, if I say to you कि आपने एक ऐसी सिचुएशन को डेवलप करना है जिसके अंदर आपके पास जो है समेशन साइन आ रहा है, और समेशन साइन के मुताबिक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने 1 से शुरू करना है और उसको 10 तक लेके जाना है, तो फर्स्ट 10 वैल्यूज ऑफ द एक्स जो है या इस फंक्शन के मुताबिक इसको सॉल्व करके दें। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो यू जस्ट गिविंग दी वैल्यू ऑफ आई है और 10, और आपने लास्ट वैल्यू देनी है, और जितनी इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं उनका सम वो आपको सिस्टम दे देगा। एक ये तरीकाकार हो सकता है। सेकेंडली इफ़ आई से टू यू कि आपने मुझे 2 का टेबल लिख के दिखाना है और उसकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाएं, तो दिस इज बेसिकली द लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 3s are 6, and up to so on, so up to 2 2s are 10। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इनके अंदर आप जब मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो देयर इज पर्टिकुलरली अ लूप, और यू कैन से द कंडीशन जो कि यहाँ पे चल रही हैं। So the 2 is basically the common in all the things,
and here is we have the increase of 1 in every situation. So this particular type of the sequence, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है और बढ़ रहा है. So these are the particular some additional mathematical tools जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहते हैं. जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम उसके लिए इटरेटिव स्ट्रक्चर या फिर रेपिटेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. इफ यू हैव अ कंडीशन ऑफ द समेशन, इफ यू हैव अ कंडीशन ऑफ द टेबुलेटेड फॉर्म, तो ये भी आपके पास किया जा सकता है. सो दीज आर द थिंग्स है. अगर आपने ये काम करना हो तो इसको भी हम मैथ यू कैन से, और इन सब की वैल्यूज को अगर ऐड करना है तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं और इन सबको भी यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला होगा जी लूप स्ट्रक्चर. इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू लूपिंग व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू. However, obviously हमने जब किसी लूप को चलाना है तो there should be the initial condition, there should be the some final condition जिसको हम उसको finite loop कहते हैं. If you have infinite loop तो फिर उसके ऊपर आपके पास किसी किस्म की कोई कंडीशन जो है इम्प्लीमेंटेशन फूक नहीं होती, बल्कि डिपेंड अपॉन द कंडीशन. तो उस हवाले से आपने अगर कोई लूप चलाया है कि आपने 1 से लेके जो डिजिट्स है उन सबको 100 तक क्या करना है, ऐड करना है, तो आपकी जो कंडीशन है दैट इज दी 100 वैल्यू. तो जैसे ही आपकी वैल्यू ने 100 को अचीव करना है तो आपका लूप जो है वो एंड हो सकता है. इसी तरह से आपके लूप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंडीशन. तो इट बेसिकली द कंपाउंड स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट भी ऐड हो जाती हैं और जिसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऐड हो जाती हैं. तो वेरी सिंपल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. द कंटिन्यू लूपिंग व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू, प्री टेस्ट ऑन द कंडीशन, सो लूप इज एक्सिक्यूटेड 0 और मोर टाइम्स. तो इसी तरह से एक दूसरा किस्म का लूप है जिसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं. द कंटिन्यू looping while a condition is true, so the post test on the condition, so the loop is executed 1 or more times. Similarly, for loop जो है loop for a specific number of iteration based upon the index value. So it depends upon the situation. As we have the summation conditions like that, as we have another situation, और इसी तरह से आपके पास जो है वो सोल्यूशन फाइंडिंग भी हो सकती है. तो लूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है और उसका हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू की रेंज के अंदर जो है हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा. तो आप वहाँ पे इटरेटिव मेथड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कहा जाए x-3 है एंड x-3 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 है. व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट. तो आप कहते हैं कि x की वैल्यू जो है आपके पास गिवन है, इट्स बिलोंग्स टू द वैल्यू ऑफ 0 टू यू कैन से द 5. तो आपका जो सिस्टम है वो इन पूरी वैल्यूज़ को 0 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज़ को लूप के ज़रिए से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जिस कंडीशन के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस कंडीशन के ऊपर आपको वैल्यू आ जाएगी और लूप वहाँ पे स्टॉप कर देगा. वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली 3 के ऊपर जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. सो दिस इज योर यू कैन से द सॉल्यूशन, और you can say your solution set of x minus 3 is equal to 0 give you the x is equal to 3. So this is the root of the equation. तो बहुत सारी इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए भी आप लूप स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं और इसको करना हम इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे. सो अगर आप ओवरऑल तौर पर देखें सिनेरियो को कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, तो वी हैव अ कंपैरिजन है कि किस तरह से सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स, किस तरह से आपके पास जो है वो कमांड लाइक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से फिर आपके पास लूप लाइक स्टेटमेंट जो है किस तरह से काम करती हैं. इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं. आमतौर पे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कमांड के बाद दूसरी कमांड, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी एंड अप टू सो ऑन द रिजल्ट है. However, but for the case of the conditional structure, we have a command, then we have a test case here. Either it is true or false, or you can say the decision making by the program जो आपने कंडीशन फुलफिल की है उसके अंदर, और उसके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूशन देगा, फिर अगली कमांड के ऊपर वो लेके चलेगा. इन द सेम वे वी हैव इटरेटिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर कमांड है, देन वी हैव अ सेटअप which is basically upon the conditions कि वो किस तरह का लूप आपने सेटअप किया हुआ है, and if this loop is not
completed or terminated, then it will be continuously वर्किंग ऑन दैट, और ये चलता जाएगा। जैसे ही इसके से जो लूप की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, देन इट विल बी द डन, एंड दिस फर्दर वैल्यू विल बी गोइंग टू द एग्जीक्यूटेड फॉर द सेकंड कमांड, और इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। सो इट इज बेसिकली, यू कैन से द स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द डिसीजन और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, एंड क्योंकि इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, इस सेंस में हम इसको ब्रांचिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। और इसके अंदर एक लूप स्ट्रक्चर है, लूप बनते हैं, दिस इज बेसिकली लूप है, सो ड्यू टू दिस रीजन वी कॉल इट एज अ लूप स्ट्रक्चर है। सो इस तरह से हम इनको जनरली तौर पे डिफाइन और समझ सकते हैं। सिमिलरली ऑब्वियसली ये जो टेस्ट हैं, ये कंडीशंस जो है वो किस तरह से काम करती हैं, और इस लूप के लिए भी कंडीशंस का समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टेस्ट केस है एक्चुअली दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। तो आपने कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर इस डिसीजन मेकिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, इट डिपेंड्स अपॉन सम बेसिक कंडीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज द syntax of C++. So as you can see, we go for the relational operators. So what are the relational operators? Relational operators are used to specify the condition in programs. It is also called the conditional or comparison operators है। तो ये ज़्यादातर जो है कंडीशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर्स के जरिए से हम कंपैरिजन करते हैं, एंड इट प्रोड्यूस द रिजल्ट्स एज अ ट्रू और फॉल्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि किसके मुताबिक ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये हमें इस बात को समझने की कोशिश करवाते हैं। आमतौर पे क्या होता है जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं लेस देन, आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, एंड नॉट इक्वल टू है। जनरली तौर पे यही हमारे पास जो है कंडीशंस हैं जिनके बारे में ज़्यादातर डिस्कशन रहती है। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स के हवाले से देखा जाए, सी प्लस प्लस में आपने इसको कैसे लिखना है। सी प्लस प्लस के अंदर आपका जो लेस देन है वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। इसी तरह से ये भी एंगल ब्रैकेट से लिखा जाएगा, ग्रेटर देन, इक्वल से लिखा जाएगा। हाउएवर इफ यू हैव अ ग्रेटर देन इक्वल, तो फिर आपने इसको लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल। इफ यू हैव लेस देन इक्वल, तो फिर आपने इसको लिखना है लेस और इक्वल। एंड इफ यू हैव यू कैन से द नॉट इक्वल, तो फिर आपने इसके ऊपर लगाना है निगेशन साइन, और उसके बाद आपने इक्वल के साइन को यूज करना है। तो वेरी सिंपल थिंग, एज यू कैन सी, इसका क्या मतलब है, इस ऑपरेटर को अगर हम एक्स और वाई के दरमियान इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। If you are using this operator, then this will be equal to s less than y। और उसके बाद से देखा जाए तो दिस इज दी x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, और सिमिलरली x इज लेस देन और इक्वल टू y, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू y है, एंड सेकेंडली एंड द लास्ट वन x इज नॉट इक्वल टू y है। तो इस तरह से आप इन सारी सिचुएशंस को समझ भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू गेट दी प्रैक्टिस ऑन दीज ऑपरेटर्स, और हम अपने कोड्स के अंदर जो है इन कंडीशंस को फुलफिल करवाने की और इनके ऑपरेटर्स के यूज़ को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है इन सी प्लस प्लस के ऊपर बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डिस्कशन, एनी कन्फ्यूजन्स, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। तो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।